डॉक्टर महेश शर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस राष्ट्रहित के मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है। मेरी पार्टी का भी धन्यवाद। अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा सवाल है कि यह बिल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे चिंताएं होंगी देशवासियों के दिल में भी, डॉक्टरों के मन में भी होंगी, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे मंत्री जी ने, जो चिकित्सा क्षेत्र में मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी रहे, साथी भी रहे हैं, और जब जब बात आई मानव मूल्यों की, जब जब बात आई एथिकल प्रैक्टिस की, आप उसके संरक्षक रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जो ये बिल इंट्रोड्यूस किया है, मैं इसके समर्थन के लिए आज खड़ा हुआ हूँ। आज देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष से अधिक हो गए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत ज़रूरतों को चुनावी नारों के रूप में सुनकर देश की जनता आजिज़ आ चुकी थी और राजनीतिक व्यवस्थाओं, सरकारी व्यवस्थाओं पर देश के लोगों का विश्वास उठ सा चुका था। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार बनी जिसने देश के करोड़ों लोगों के में एक विश्वास की किरण जगाई। यह विश्वास 2019 में अपने चरम पर पहुंचा। 2019 में एंटी इनकम्बेंसी की बजाय प्रो इनकम्बेंसी ने अपनी जगह बनाई। 2014 के मुकाबले अधिक बहुमत से दोबारा मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और यहां तक कि इस चरम की परिणति थी कि राष्ट्रहित के मुद्दों पर लोगों का विश्वास यहां तक पहुंच गया कि मोदी है तो मुमकिन है। आज इसी व्यवस्था के तहत हर देशवासी को बिजली, घर, शौचालय, गैस, हर गांव तक सड़क जैसी सुविधा के साथ साथ एक ऐसी क्रांतिकारी योजना आयुष्मान भारत, शायद कम्युनिटी हेल्थ के विषय में अगर हम सोचें, पूरे विश्व के अंदर 10 करोड़ परिवार यानी देश की 40% आबादी को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की सोच के साथ ये सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, इन्होंने अपनी इस योजना को आगे लाए और सफलतापूर्वक यह योजना लगभग पिछले 1 साल से चल भी रही है। 2014 में जब स्वास्थ्य सेवाओं की बात आई, अध्यक्ष जी, मैं पेशे से चिकित्सक भी हूं और एक अस्पताल भी चलाता हूं और इसकी ज़रूरतों को, चिकित्सा पेशे से जुड़ी हुई ज़रूरतों को भी समझता हूं, उनकी समस्याओं को भी समझता हूं। मेरी पेरेंट संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ भी जुड़ा रहा हूं और मार्गदर्शन में डॉक्टर हर्षवर्धन जी का मार्गदर्शन भी मुझे वरिष्ठ साथी के रूप में मुझे मिलता रहा है। 4 लाख चिकित्सकों की कमी थी 2014 के अंदर, जहां WHO के गाइडलाइंस हैं कि 1000 पॉपुलेशन पर एक चिकित्सक होना चाहिए। देश के अंदर मात्र आज 11,56,000 चिकित्सक रजिस्टर्ड हैं मेडिकल काउंसिल, जिनकी लगभग 70% उपलब्धता रहती है। 9 लाख नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी देश के अंदर थी। आज हेल्थ केयर में अगर हम कहें तो भारत पूरे विश्व के देशों में हेल्थ केयर रिसोर्स पर्सन के रूप में काम कर रहा है। अगर आज नेशनल हेल्थ स्कीम यूके से हिंदुस्तान के डॉक्टरों की संख्या हटा दी जाए तो 48 घंटे में नेशनल हेल्थ स्कीम शायद कोलैप्स कर जाएगी। मैं राजस्थान की माटी से आता हूं। मेरा दुर्भाग्य था कि उस वक्त कोटा, हमारे अध्यक्ष जी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी शहर है, वहाँ चिकित्सा शिक्षा की ज्ञान प्राप्त और शिक्षा नहीं प्राप्त होती थी। 30 रुपये महीने में 1982 में मैंने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के अंदर से MBBS प्राप्त करी। किसान का शिक्षक का बेटा था। अगर किसी ने कह दिया होता कि 1 लाख रुपए भी दे दो मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए, तो शायद पिताजी कहते, बेटा डॉक्टर छोड़, मास्टर ही बन जा, और नहीं तो कुछ और रास्ता देख ले, लेकिन शायद चिकित्सक नहीं बना पाते। अध्यक्ष जी, सरकारी अस्पतालों में, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में 25 से 30% तक पद खाली पड़े हैं। पोस्ट ग्रेजुएट की अगर हम बात करें तो अभी एक डाटा यही क्वेश्चन में दिया गया कि 2000 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में कुछ सीटें हैं, जिनमें से पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों की संख्या मात्र 200 है, 192 ही है। आखिरकार इस कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी थी? दक्ष चिकित्सकों के साथ साथ क्वालिटी मेडिकल केयर, उनके लिए शिक्षकों की उपलब्धता कराना, चिकित्सकों की उपलब्धता कराना किसकी जिम्मेदारी थी?
सरकारों की जिम्मेदारी थी। एमसीआई जो 1956 में जो एक्ट लाया गया, वह अपनी जिम्मेदारी से पूर्णतया फेल हुई और सिर्फ दक्ष चिकित्सक उपलब्ध कराने की बात नहीं थी, दक्ष चिकित्सकों के साथ साथ वहां पर व्यवसायीकरण हो गया। भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें जमा ली। व्यवसायीकरण की लिमिट यह थी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सीटें लाखों और करोड़ों में बिकने लगी और तो और बोलियां लगने लगी। अगर आज किसी ने एक सीट 50 लाख 1 करोड़ में ले ली है और अगले दिन उसका दूसरा ग्राहक 1 करोड़ 10 लाख में पहुंच जाता है तो पहले वाले को मना कर दिया जाता था, बीएसपी टिकट की तरह। आज यह स्थिति आ गई थी। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने तुरंत कदम उठाया और इस दर्द को समझा। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मैं पर्यटन मंत्री भी रहा हूं इस देश का, मैंने इस दर्द को समझा। जहां 6.8% जीडीपी का हिस्सा टूरिज्म से मिलता है और जिसमें विश्व में ग्रोथ मात्र 4 से 6 और भारत में 9 से 10% रही, मेडिकल टूरिज्म में ग्रोथ 25% रही। यह हमारा भविष्य है। अपार संभावनाएं भारत के अंदर मेडिकल टूरिज्म की, लेकिन जब अच्छे चिकित्सक नहीं होंगे, दक्ष चिकित्सक नहीं होंगे, उनकी संख्या उपलब्ध नहीं होगी, तो कहां से हम मेडिकल टूरिज्म में आगे बढ़ेंगे। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर हम अग्रसर हैं। उसमें यह भी आता है कि देश की चिकित्सा सेवाओं को हम विश्व के लोगों को आकर्षित करें कि देश की बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, चिकित्सक आज भारत के अंदर उपलब्ध हैं। और इसी दिशा में हमारी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए कि जहां एक तरफ हम मेडिकल टूरिज्म की बात करेंगे, वहीं आम आदमी, इस देश का सामान्य आदमी, इस देश का गरीब आदमी को भी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो, इसका इंतजाम हम करेंगे। लेकिन ये बातें खाली भाषणों से पूरी नहीं हो सकती थी, ये बातें जमीन पर काम करने से पूरी हो सकती थी। और इस बातों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने जो कदम उठाए, अभी तो बिल आया है, बिल आने से पहले हम लोगों ने इतने कदम उठाए हैं जो मील का पत्थर साबित हुए हैं और उनके परिणाम भी आ गए हैं। अध्यक्ष जी, जहां मेडिकल काउंसिल की जिम्मेदारी थी कि क्वालिटी मेडिकल चिकित्सा दे, 2009 में यशपाल कमेटी ने कहा था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जिम्मेदारी निश्चित की जाए, अकाउंटेबिलिटी निश्चित की जाए कि चिकित्सा सेवाओं के मानकीकरण के साथ साथ चिकित्सकों की सुविधा उपलब्ध कराना, संख्या उपलब्ध कराना, जिसमें वो पूरी तरह से फेल रही, उसमें बदलाव लाए जाएं, लेकिन बदलाव नहीं लाए गए। और 20 दिसंबर 2017 को तत्कालीन मंत्री, जो आज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्री जेपी नड्डा जी द्वारा यह बिल लोकसभा में लाया गया और आप सब लोगों की मांग पर ही ये पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया और उन्होंने जो सुझाव दिए, उन सुझावों को पूरी तरह से इसमें इनकॉर्पोरेट कर ये बिल आज आपके सामने दोबारा लाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, बिल लाने के साथ साथ हमारी सरकार ने, अभी बिल आया नहीं है, इस 3 सालों में क्या क्या कदम उठाए और इनके परिणाम भी आपके सामने। अध्यक्ष जी, 3 सालों के अंदर 121 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हुई है, जिसमें से 61 सरकारी क्षेत्र में और 60 प्राइवेट क्षेत्र में आए हैं। 536 मेडिकल कॉलेज हैं आज देश में, जिसमें से पिछले 3 सालों में 121 आए। आई ओपनर है अध्यक्ष जी, आई ओपनर है कि 25% से ज्यादा मेडिकल कॉलेज जो पिछले सालों में आए, वो मात्र 3 वर्षों के अंदर ये सरकार लेकर आई। ये था काम करने का तरीका। 80 जिलों में हमारी सरकार ने कहा कि नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को अपग्रेड कर एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को अपग्रेड कर मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया। अध्यक्ष जी, मुझे बताते हुए कि उन 80 में से 39 मेडिकल कॉलेज चालू हो चुके हैं, यानी लगभग 50% मेडिकल कॉलेज चालू हो चुके हैं। जहां सीटों की कमी थी, मेडिकल कॉलेज के अंदर एक मेडिकल कॉलेज की अधिकतम संख्या 150 तक जाती थी। अध्यक्ष जी, हमने इस संख्या को बढ़ाकर 250 तक किया कि अब एक मेडिकल कॉलेज 250 सीटें तक बढ़ा सकता है। अध्यक्ष जी, एमबीबीएस की सीटों में
25% बदलाव, 25% की बढ़ोतरी पिछले 4 सालों में। आज 79,652 अंडर ग्रेजुएट सीट्स, लगभग 80,000 सीट्स हमारे देश के अंदर उपलब्ध हैं। 2014 की बात करें तो मात्र लगभग 63,000 सीटें थी, 25% सीटों में बदलाव आया है। अध्यक्ष जी, पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की उपलब्धता 33% पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में बदलाव लाई है हमारी सरकार, और ये जमीन पर आ चुका है। ये था हमारी सरकार के काम करने का तरीका। पिछली योजना, पिछले प्लानिंग नहीं की गई तो चिकित्सकों के, शिक्षकों की कमी पड़ गई। चिकित्सक मेडिकल कॉलेज तो खुल गए, लेकिन शिक्षक कहां से लाएं? अध्यक्ष जी, उन शिक्षकों को कमी को पूरा करने के लिए प्रोफेसर साहब बैठे हैं हमारे, बघेल साहब, SN मेडिकल कॉलेज आगरा देश के बहुतायत नॉर्थ इंडिया को मेडिकल टीचर्स प्रोवाइड करता था, स्टूडेंट्स प्रोवाइड करता था। जिस गणेश शंकर विद्यार्थी कॉलेज कानपुर के हमारे मंत्री जी हैं हर्षवर्धन जी, ये लीजेंड्स हुआ करते थे। आज उनमें शिक्षकों की कमी पड़ गई। हमारी सरकार ने आयु बढ़ाई शिक्षकों की उपलब्धता पूरी करने के लिए, 65 साल से बढ़ाकर उनकी आयु 70 साल करी। तुरंत मेडिकल कॉलेज खुले, उसके लिए शिक्षकों की भी व्यवस्था करी। अध्यक्ष जी, प्रोफेसर व छात्र का MCI ने रूल बना रखा था साहब 1:1 होना चाहिए। अगर 23,000 सीट है तो 23,000 प्रोफेसर होने चाहिए। 23,000 प्रोफेसर नहीं होंगे तो मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएंगे। हमने वह रेशियो 1:2 और 1:3 करी। एक प्रोफेसर 2 और 3 छात्रों को भी पढ़ाएगा, और ये रेशियो हमने कर उस कमी को पूरा करने के लिए काम किया। MCI के नाम पर जिस जिम्मेदारी थी, MCI अपनी इस जिम्मेदारी से भटक गई, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई, और पूरे देश के अंदर इंस्पेक्टर राज से मुक्ति के लिए मोदी जी की सरकार ने ये क्रांतिकारी कदम उठाया। पूरे देश में हर मेडिकल कॉलेज की अपनी व्यवस्थाएं थी, दुकान खुली हुई थी, अपना इम्तिहान होता था, अपना इम्तिहान, अपने ही मास्टर, अपने ही एग्जामिनर। हमारी सरकार ने पूरे देश की चिकित्सा सुविधाओं को, चिकित्सा शिक्षा का मानकीकरण किया, और पूरे देश में आज MBBS अंडर ग्रेजुएट के अंदर नीट परीक्षा के माध्यम से आज MBBS में एडमिशन होता है, जिस पर कहीं भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठ सकता। यह हमारी सरकार का काम करने का तरीका था। अध्यक्ष जी, मैं पेशे से डॉक्टर भी हूं, और इस डॉक्टरी के दर्द को भी चाहता हूं कि आम जनता समझे। 22/7 को जब यह बिल डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा लाया गया और 1956 के इस MCI एक्ट की यह जगह लेगा, तो यह सुनिश्चित करेगा कि उचित संख्या में दक्ष चिकित्सक हो, नवीनतम अनुसंधान जो वर्ल्ड में हो रहे हैं उसकी उपलब्धता ह्यूमैनिटी को हो, चिकित्सा संस्थानों का समय समय पर मूल्यांकन हो, चिकित्सा के सुझाव जो आए उन सुझावों पर भी कार्य हो, ये सब काम करेगा। 4 ऑटोनोमस बोर्ड बनाए हमने, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड, और एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड कि कौन रजिस्टर मेंटेन करेगा। और इस पावन पेशे, चिकित्सा के इस पावन पेशे में जुड़े हुए डॉक्टरों से अगर कहीं कोई शिकायत आई तो उसको एड्रेस कौन करेगा, ये विषय लाए गए। अध्यक्ष जी, कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर की व्यवस्था पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठे। लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाए कि क्या ये कहीं ब्रिज कोर्स की तरफ या इस पेशे की पावनता को डाइल्यूट करने की सोच तो नहीं है। आज हम ये भी मानते हैं कि मैं गांव से आता हूं, मेरे गांव के 100 किलोमीटर में Bridge course is far better than this. In bridge course there was a 6 months training. Community health provider में कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट को इच्छा के साथ क्या करना कि arbitrary or discretion is being given. How can it be justified? ये माननीय मंत्री थोड़ी चिकित्सा मंत्री, तो जवाब दे दें। आप माननीय मंत्री मान रहे हैं कि सब इनको, ये तो सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। मुझे ये उम्मीद है कि इन सब मेंबर सवालों का है, जवाब बात हमारे करें, मंत्री जी देंगे, आपके सभी चिंताओं का निराकरण करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि इस पेशे से भी जुड़ा रहा हूं
और इस जरूरत को भी समझता हूं। ग्रामीण अंचल से आता हूं, मेरे गांव के 50 किलोमीटर रेडियस से में एक भी एमबीबीएस चिकित्सक नहीं था। 50 किलोमीटर रेडियस में मैं वहां से पहला डॉक्टर निकला। और अब इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर की डेफिनेशन को मैं आपके आदरणीय प्रेमचंद्र जी, आप विद्वान हैं। ना ना, आप प्रेमचंद्र जी का जवाब मत दो, माननीय अच्छा, आप मंत्री कह जी देता आप वकालत अच्छी जानते हैं, मैं डॉक्टरी अच्छी जानता हूं। जो मैं जानता हूं वो आप नहीं जानते, जो आप जानते हो मैं नहीं जानता, लेकिन जो हम दोनों नहीं जानते वो मोदी जी जानते हैं। जब बात आई कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर की, मैं शब्द पढ़ रहा हूं, टू ग्रांट ए लिमिटेड लाइसेंस टू ए मिड लेवल प्रैक्टिशनर टू प्रिस्क्राइब स्पेसिफाइड मेडिसिन इन प्राइमरी एंड प्रिवेंटिव हेल्थ इन ए रिमोट विलेज, जहां रात को कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, वह कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर बेसिक मेडिसिन, आज वर्ल्ड में भी है ये व्यवस्था, वर्ल्ड में है, वहां की ट्रेंड नर्स कुछ बेसिक दवाएं दे सकती है। इसके लिए ये कमीशन बना है, अभी तो ये कमीशन बना, इसके सामने ये सब समस्याएं आएंगी, इनका निराकरण होगा। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस चिकित्सा पेशे से जुड़े हुए सभी लोगों को बताना चाहता हूं, 2017 के बिल से 2 नई व्यवस्थाएं इसमें लाई गई हैं कि अब कोई नया सेपरेट एग्जिट एग्जाम, जो चिंता था हमारी कि बार बार इम्तिहान देने पड़ेंगे, वो अब नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम जो हमारा एमबीबीएस का एग्जाम होगा, वही लाइसेंसिएट एग्जाम होगा, वही पीजी के लिए एंट्रेंस। उसमें चिंता थी। मेरे पास कल से बहुत सारे, बल्कि पिछले सप्ताह से जब से ये बिल आया था, आ रहे थे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भी लोगों के, चिकित्सकों के भी, कि ये हमारी चिंताएं, इनका समाधान मैंने माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाया और उन्होंने इनका समाधान आपके सामने बताएंगे। बहुत सारी क्वेरीज थी कि एमबीबीएस के एग्जाम का एग्जिट एग्जाम होगा, क्या एक ही बार मौका मिलेगा? मुझे मंत्री जी ने बताया कि उसे अपनी अंक तालिका इंप्रूव करने का मौका, जैसे आईएएस में 2 बार 3 बार मिलता है, उसे अगले साल भी मिलेगा, उससे अगले साल भी मिलेगा। तो इसकी एक क्वेरी की तरफ से मेरे ख्याल से चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। 50% सीट्स जो अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि उनकी फीस रेगुलेट करेंगे, उनकी चिंता हो गई कि साहब बाकी 50% सीट पर तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। ये चिंता मेरी भी है, जो मैंने 30 रुपए महीने की मेडिकल कॉलेज की फीस देकर एमबीबीएस किया है, ये चिंता मेरी है कि आम आदमी तक, एक ऐसे चिकित्सक तक ये जरूरतें उसकी पूरी होनी चाहिए, कमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये भी बात बताना चाहता हूं, और ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए, मुझे जो चिट्ठी मिली, ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी, एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाएगी, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, फेडरलिज्म और इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये मुझे चिट्ठी मिली है जिसमें ये शब्द लिखकर मिले कि इस बिल लाने से ये सब कुछ हो जाएगा। क्या पिछले 40 सालों से, 50 सालों से क्या हो रहा था? क्या डेमोक्रेसी खत्म हो गई थी? क्या ऑटोनॉमी खत्म हो गई थी? आज जो बिल लाया जा रहा है, 25 उसके सदस्य हैं, 25 सदस्यों में उसका चेयरमैन डॉक्टर होगा, 5 इलेक्टेड लोग होंगे, 6 लोग राज्यों से, स्टेट मेडिकल काउंसिलों से चुनकर आएंगे, और किसी भी स्थिति में इस 25 लोगों में से कम 60% डॉक्टर्स होंगे। यह विषय लोगों की तरफ से आता था। 25 में से 21, मुझे करेक्ट किया है माननीय मंत्री जी ने, 25 में से 21 डॉक्टर्स होंगे। मैं यूके का जो मेडिकल काउंसिल बिल है उसमें 24 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 डॉक्टर और 12 अन्य अलाइड फील्ड के लोग होते हैं। उन्हें भी अपनी बात, और 4 जो एनजीओज होंगे उन्हें भी अपनी बात कहने का। ये इल्जाम लगता था एमसीआई पर कि एमसीआई में जिस डॉक्टर के बारे में एथिक्स की चर्चा की जाती थी, एमसीआई में सभी डॉक्टर हैं तो वो तो अपने डॉक्टरों का पक्ष लेंगे। आज उस जरूरत को भी पूरा किया गया है। अध्यक्ष जी, कोई एलोपैथी का प्रैक्टिसिंग सिस्टम का ब्रिज कोर्स की जो व्यवस्था थी वो खत्म कर दी गई है। अध्यक्ष जी, ये बिल, जितनी चिंताएं थी, कोई भी और चिंता होंगी, उनका निराकरण माननीय मंत्री जी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी विषय इसके बाद ऐसा रह जाएगा जिस पर कहीं कोई बात कहने की जरूरत रह जाएगी। हां, यह विषय आया था कि एस्टैब्लिशमेंट
कॉस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की आज लगभग दोनों बराबर हैं। 276 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और 260 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। अध्यक्ष जी, मैं भी एक छोटा सा अस्पताल चलाता हूं। मुझे ध्यान है वो दिन मेरी ओपीडी के अंदर आकर एक व्यक्ति खड़ा होता है, वो पूछता है मेरे स्टाफ से कि मुझे अपनी पत्नी की डिलीवरी करानी है। उसे शायद स्टाफ बताता है कुछ कि 2000 रुपये लगेंगे। अध्यक्ष जी, वो खड़ा होकर वहां पर चिल्लाता है कि आम जनता के लिए क्या है, जानवरों के भी तो बच्चे पैदा होते हैं, मेरा कौन सुनेगा। तो जब मैं उसके पास गया, मैंने कहा मैं इस अस्पताल का बड़ा बाबू हूं, क्या मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूं। उसने कहा आप क्या करेंगे मेरी समस्या, मुझे डांटते हुए कहा उसने, क्या करेंगे आप मेरे लिए, कुछ नहीं कर सकते आप मेरे लिए। मैंने कहा शायद मैं कोशिश करूं, मैं बड़ा बाबू हूं यहाँ का, कुछ कर सकूं। उसने कहा मैंने आपके अस्पताल में पूछा है कि 2000 रुपये में डिलीवरी होगी। उसने अपनी जेब से हाथ निकाला और सामने रख दिया कि मेरे पास 56 रुपये हैं, क्या आप 56 रुपये में डिलीवरी करेंगे। अध्यक्ष जी, ऐसे मौके हर चिकित्सक के जीवन में रोजाना आते हैं, पूरी जिंदगी भर आते रहते हैं। और उस वक्त की हमने डिलीवरी करी, 40 रुपए उससे ले लिए, 16 रुपए उसको वापस कर दिए कि जाइए। ये मेरा मौका नहीं, ये हर व्यक्ति ऐसा मौका आता है, हर एक के जीवन में आता है। आज अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बस 3-4 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस पेशे से जुड़ी हुई पावनता, डिलीवरी करने पहुंच जाएंगे आपको हॉस्पिटल। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा अध्यक्ष जी कि आखिरकार अभी अभी वेस्ट बंगाल में घटना हो चुकी, देश के कोनों कोनों में घटना होती है। डॉक्टरों पर असॉल्ट, जिसे भगवान का रूप मानते थे, उस पर असॉल्ट। मेरी आत्मा रोती है अध्यक्ष जी। मेरे पूज्य दादाजी ने कहा था कि बेटा डॉक्टर बन जाना। पहले तो कहा था आईएएस बन जाना, आईएएस नहीं तो डॉक्टर बन जाना, और नहीं तो मास्टर तो बन ही जाना, क्योंकि ये तीनों पेशे कहीं ना कहीं से मानव हित के साथ जुड़े होते थे। उठा के अध्यक्ष जी, चिंता होती है ये देखकर, हम मशीन नहीं है, डॉक्टर मशीन नहीं है, डॉक्टर भगवान भी नहीं है, हम इंसान हैं, हम इस देश की माटी के बच्चे हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आपकी बेटियां हैं। क्या कोई डॉक्टर ये चाहेगा कि अपने पेशे में कहीं कमी रखकर किसी तरह भी जाने अनजाने में कमी रखे। लेकिन अध्यक्ष जी, अगर हम मशीन नहीं है और भगवान नहीं है तो हमें भी इंसान की तरह से ट्रीट किया जाए। मैं उन सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि जो डॉक्टरों पर असॉल्ट की बात भी सोचते हैं, इसके लिए कोई कानून नहीं हो सकता, इसके लिए मानवता की भावना के साथ हमें जुड़ना होगा कि आखिरकार वही डॉक्टर जो जीवन दायनी हो सकता है, जो जीवन देने में भगवान का सहयोगी हो सकता है, आखिरकार वो किसी की जान कैसे ले सकता है। मैं इस भावना के रूप में कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, समय में परिवर्तन आया है, समय में परिवर्तन आया। मेरे अस्पताल के अंदर एक दिन एक मरीज एडमिट था, उसको हार्ट अटैक था। उनसे कहा गया कि साहब आपका शाम थोड़ी देर बाद आपका ये ऑपरेशन चालू होगा। अध्यक्ष जी, कोई मैच आने वाला था, उस कमरे का टीवी का चैनल खराब हो गया, वो चैनल नहीं आ रहा था जो स्पोर्ट्स चैनल था। उसने कहा साहब आप मुझे अभी छुट्टी कर दें, आज तो मैच आएगा, मैं कल फिर आ जाऊंगा। उसे ये बताया गया कि भैया तेरी जिंदगी को खतरा है। बोले साहब मैच तो देख लूं पहले। ये बदलाव आया लोगों की अपेक्षाओं में। एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट एक अस्पताल की, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की 1 करोड़ रुपए हो सकती है। एक मेडिकल कॉलेज और एक प्राइवेट अस्पताल जिसके लिए हम मेडिकल टूरिज्म की अपेक्षाएं कर रहे हैं, वो 200, 300, 500 करोड़ तक जाती है। आज उनकी रेट्स कॉमन नहीं हो सकते। बड़ा कष्ट होता था, बड़ा कष्ट होता था जब अखबार के पन्नों में रचा जाता था फला डॉक्टर लुटेरा है, फला अस्पताल लुटेरा है। ब्लैक शीप्स होंगे, ब्लैक शीप्स मैं नहीं कहता नहीं होंगे, ब्लैक शीप्स होने के कारण इस पूरे पावन पेशे की पावनता को खत्म ना किया जाए। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से किसी भी मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाती है। बिजली का बिल उसी दर पर, इनकम टैक्स वही रेट पर, कस्टम ड्यूटी और उन पर भी वही रेट पर। अगर कोई ट्रस्ट और कोई और काम कर रहा है तो बात है। मैं बताना चाहता हूं कि आज से 35 साल पहले मैंने नोएडा में जिस जमीन को खरीदकर ऑक्शन के अंदर अस्पताल बनाया था, वो देश में सबसे महंगी जमीन, ऑक्शन देश में सबसे महंगी जमीन थी। कॉस्ट हमेशा सेंटर टू सेंटर, हमारी व्यवस्था है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ये सुविधा उपलब्ध होंगी,
टर्शरी केयर में ये सुविधाएं उपलब्ध करनी। तो सबसे बराबर की आज सीजीएचएस है, ईसीएचएस है, ईएसआई है, आयुष्मान है, ये सब सामाजिक जिम्मेदारियां भी आज यही चिकित्सक उपलब्ध कराते हैं। उनके साथ लगभग 60-70% तक चिकित्सा सेवा के रेट्स रेगुलेट होते हैं इन सभी सुविधाओं के कारण से। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एम्स में दाखिल नहीं होते, आपसे दरखास्त है कि आपके हम अस्पताल में हम उनको भेजना चाहेंगे, सारी सुविधा उनको भी दे दीजिए। ये सारे लोकसभा सदन के लिए हमारी तरफ से आपके प्रति दरखास्त है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 7-8 हैं, एक तो बता ही रहे हैं, ये भी ले लो। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, हमारा कोई भी चैरिटेबल हॉस्पिटल नाम से नहीं है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नहीं। लेकिन ये मैं नहीं करता, नहीं, ये गोगोई जी मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, ये हर चिकित्सक करता है। जो मैंने उदाहरण दिया है वो हर चिकित्सक करता है। आज जिस अस्पताल की बात भाई हमारे रमेश विधूड़ी जी कर रहे हैं, वो वहां जा चुके हैं, उस क्षेत्र से आता हूं। अगर किसी की गाड़ी से किसी को चोट पहुंचे, वहां जाकर छोड़कर बिना नाम बताए अपने आप वहां से चले जाइए। आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं बिना किसी ट्रस्ट सर्विस के। ट्रस्ट में ये हो सकता है कि आप इतने बेड फ्री देंगे, इतने ये देंगे, उतने देंगे, नहीं, उसको आपातकालीन सुविधाएं निःशुल्क यह डॉक्टर करता है, मैं नहीं करता। न जाने डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कितने लाखों लोगों का इलाज, हजारों लोगों का इलाज अपनी क्लिनिक के अंदर अपनी ओपीडी में फ्री किया होगा। समाज सेवा हमने इनसे सीखी थी, यह हर डॉक्टर करता है। आज अध्यक्ष जी, मेरी प्रार्थना है आपसे कि आपके माध्यम से यह भी संदेश जाए कि चिकित्सा पेशे से असॉल्ट नाम की चीज तो बड़ा कष्टकारी है, और इस दर्द को भी समझा जाए। इन डॉक्टरों को जीवनदायिनी समझकर खाली लुटेरे और कमीशन खोर और ये ना समझा जाए। इनके लिए कहीं ना कहीं ये हमारा समाज भी जिम्मेदार होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको ये विश्वास दिलाते हुए कि ये बिल, जो भी आपके 4 विषय थे कि साहब इसकी ऑटोनॉमी 75% सीटें, अभी बताया मंत्री जी ने, भाई 80,000 सीटें, उसमें से 40,000 तो सरकारी में है, वो 40,000 तो फ्री में हो गई, बाकी 40 का 50% यानी 20,000, तो 60,000 सीटें 80,000 में से 60,000 सीटें 80,000 में से तो रेगुलेटेड है या फ्री है, तो बची 20,000, तो यानी कुल 75% सीटों पर रेगुलेशन है या फ्री है, 25% सीटें अनरेगुलेटेड हैं। और स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट इसमें और भी कुछ कर सकती है, स्टेट भी और भी करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हर चिकित्सक, हर संस्थान, हर अस्पताल 9 तारीख को अपनी हमारी प्रसूता माताओं बहनों का इलाज निःशुल्क करेगा। आज उसको पूरे देश भर के अंदर उसे अडॉप्ट किया गया। यह है हमारे आह्वान का तरीका और हमारे काम करने का तरीका। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं चिकित्सकों का भी प्रतिनिधित्व हूं और सरकार की ट्रेजरी पक्ष की तरफ से भी हूं। मैंने उनका दर्द भी सुना है, जो लोगों ने मेरे कंप्लेंट्स मेरे पास या सुझाव मेरे पास भेजे थे, मैंने माननीय मंत्री जी को दिए हैं। लेकिन मुझे लगता है उनकी सारी चिंताएं कि आज उस स्टूडेंट, एमबीबीएस के स्टूडेंट को मौका मिलेगा अपनी रैंकिंग इंप्रूव करने का। 50% नहीं, लगभग 75% सीटों पर ही रेगुलेशन है। ऑटोनॉमी के नाम पे मुझे बता दिया गया, अभी मंत्री जी ने करेक्ट किया कि 25 में से 21 लोग चिकित्सक होंगे। तो ऑटोनॉमी कहां गई? फेडरलिज्म की बात करते हैं लोग बात। तो अध्यक्ष जी, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद देता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।